Good morning class. Today we will discuss about profitability ratio based on capital employed. Yesterday we discussed profitability ratio based on sales and today we will discuss profitability ratio based on capital employed. देखिए व्यवसाय में जो पूंजी है वो विभिन्न विनियोजकों व साधनों से प्राप्त की जाती है। अब क्योंकि हमको वी नीड टू रेज आर कैपिटल, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाउंड आउट द सोर्सेज ऑफ कैपिटल। कंपनी को अपने लाभों में से प्रत्येक साधन से प्राप्त पूंजी की लागत का भुगतान भी करना होता है। क्योंकि आपने कैपिटल ली है तो जो पूंजी की लागत है उसका आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, भुगतान भी करना पड़ेगा। और विभिन्न मदों से प्राप्त पूंजी की लागतों की तुलना में विनियोजित पूंजी पर लाभ का अध्ययन संस्था के वित्तीय प्रबंध के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो संस्था में जो इन्वेस्टेड कैपिटल है यानी कि विनियोजित पूंजी के अनेक डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स? एक तो है आपका ग्रॉस और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, या फिर ओनर्स इक्विटी व चुकता अंश पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेज फॉर इन्वेस्टेड कैपिटल। कौन कौन से? ग्रॉस, या तो ग्रॉस है जिसमें आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, या फिर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है, या ओनर्स की ही स्वामी की पूंजी ही है, ओनर्स इक्विटी एंड पेड अप कैपिटल। तो कैपिटल के जो आपके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उन्हीं की तरह आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनके भी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ब्याज व कर घटाने से पूर्व लाभ, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग प्रॉफिट डिडक्टिंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको कर घटाने के पश्चात शुद्ध लाभ, आपको प्रॉफिट्स मिले हैं बट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जो आपकी जो विनियोजित पूंजी है उसके आधार पर लाभदायकता की गणना करते समय विश्लेषक के सामने ये समस्या हो जाती है कि किस विनियोजित पूंजी तथा किस लाभ के आधार पर लाभदायकता के अनुपात को व्यक्त किया जाए। और यहाँ पे ये बताना भी इम्पोर्टेंट है कि विनियोजक लाभदायकता का परीक्षण स्वयं से संबंधित उद्देश्यों के लिए करना चाहता है या फिर अतः विनियोजित पूंजी से संबंधित सोर्सों से। अतः पूंजी के विभिन्न स्वरूपों और लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के आधार पर अलग अलग अनुपात रेशो को निकालेगा। अब ये तो रही थी कि देखिए आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो देखना चाह रहे हैं कितनी पूंजी हो और उस पूंजी पर कितना लाभ आपको मिल रहा है, ठीक है, मिल सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो उसी में ही सबसे पहले आ जाती है आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, आपकी व्यवसाय की पूर्ण लाभदायकता का यह महत्वपूर्ण माप है, क्योंकि यह रेशो ही व्यवसाय में लगे कोषों के प्रयोग में प्रबंधकी की कुशलता का मूल्यांकन करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, ठीक है। तो यही जो रेशो है वो बताते हैं कि जो बिजनेस में लगाए गए कोष हैं, कोषों के प्रयोग में प्रबंध की कुशलता, हाउ एफिशिएंटली द मैनेजर ऑफ द कंपनी यूटिलाइजिंग देयर फंड्स। तो यही है वो रेशो जिससे आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर पाओगे। तो निकालने का तरीका क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी ले सकते हैं आप। कंडीशंस दे रखी हैं इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब जो इन्वेस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, 2 घटकों पर निर्भर करता है। पहला क्या है कि व्यवसाय में विनियोजित पूंजी का किस सीमा तक उपयोग किया गया है, जिसे हम संपत्ति आवर्त से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि आपका संपत्ति क्या है, एसेट टर्नओवर रेशो से निकाल सकते हो। और विक्रय पर लाभार्जन की दर, सेल करने पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इट इज
इट इफेक्ट्स 2 फैक्टर, 2 घटकों पर निर्भर करती है। दोनों फैक्टर आपको बता दी हैं। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, जो इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपको यहाँ निकालनी थी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, एसेट टर्नओवर, क्योंकि इट्स रिलेट टू द एसेट टर्नओवर रेशो। किस पूंजी, विनियोजित पूंजी का किस सीमा तक उपयोग किया गया है, एसेट टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल। प्रॉफिट मार्जिन कितना है इनटू था आपका सेकेंड फैक्टर जो था विक्रय पर लाभार्जन की दर, प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे भी निकाल सकते हो आप, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू कितनी सेल हुई है इन द रिस्पेक्ट टू एसेट्स इनटू ऑन नेट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। या फिर क्योंकि आपकी सेल से सेल डिडक्ट हो जाएगी तो कट जाएगी, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका, या टोटल एसेट्स आ सकती हैं, ठीक है, इनटू 100। फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं इसके कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्रियाशील लाभ से अभिप्राय, जो आपको जो प्रॉफिट हो रहे हैं उससे मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है कि माल के विक्रय में से किस क्रियाशील लागतों को घटाने के बाद में, परंतु कर एवं ब्याज घटाने से पूर्व प्राप्त राशि से है। क्रियाशील लाभ कौन से हैं आपके, क्रियाशील लाभ से अभिप्राय माल को जब आप सेल कर रहे हो, माल के सेलिंग में से, विक्रय में से अपनी क्रियाशील लागतों को घटाने के बाद, सेलिंग में से आप कॉस्ट माइनस कर दोगे के पश्चात, परंतु कर व ब्याज घटाने से पूर्व राशि से है। मतलब पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखना पड़ेगा, और उसके बाद आप आपकी जो सेल्स है उसमें से कॉस्ट माइनस कर दोगे, क्रियाशील लागतें। यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि लाभ में अक्रियाशील लागतों व अक्रियाशील पूंजी लाभ को इस आशय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब शुद्ध लाभ जिसकी बात कर रहा है नेट प्रॉफिट, वो उससे क्या मतलब है, उससे अभिप्राय क्या है कि जो सूत्र में जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला विनियोजित पूंजी के माध्यम से ही अर्जित की जाती है, जो जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसी के माध्यम से ही आपका जो प्रॉफिट है वो अर्न किया होना चाहिए, अर्थात विनियोजित पूंजी एवं लाभ की राशि का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। प्रॉफिट का आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितनी आपने कैपिटल लगा रखी है उससे रिलेशन होना चाहिए। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर की गणना के लिए दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज एवं आयकर से पूर्व के लाभों, यानी कि इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम EBIT भी कहते हैं, आपकी गैर व्यापारिक आय। गैर व्यापारिक आय कौन सी है, गैर व्यापारिक विनियोगों से अर्जित आय और आकस्मिक अनावर्तक एवं असामान्य आय को घटा देना चाहिए, और गैर व्यापारिक और असामान्य हानियों को जोड़ लेना चाहिए। यदि ब्याज के पश्चात लाभ की राशि दी गई है तो दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज को इस राशि में भी जोड़ देना चाहिए, ठीक है। स्पेशल एक वर्किंग नोट दे रखा है कि प्रबंधकीय कुशलता के मापन हेतु आप मेजर तो कर रहे हो मैनेजरियल एफिशिएंसी को, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर की गणना में ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तथा दो संस्थाओं की तुलना या व्यवसाय स्वामियों के उपयोग हेतु प्रत्याय दर ज्ञात करने के लिए ब्याज में कर के पश्चात के लाभों की राशि का प्रयोग किया जाता है। और फॉर द स्टूडेंट्स के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा में हल करने हेतु प्रत्याय की दर की गणना में ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ की राशि का ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि विनियोजित पूंजी निम्न दो प्रकार की हो सकती है, ठीक है। कैसे हो सकती है, फर्स्ट है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर उसके बाद सेकेंड है आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो आपकी सकल विनियोजित पूंजी की गणना हेतु व्यवसाय में सभी संपत्तियों के योग में से इनको माइनस कर देते हो आप। जब आप ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो इनको माइनस करना है आपको। किस में से करना है, सभी टोटल एसेट्स, चाहे वो आपकी करंट एसेट्स है चाहे वो आपकी फिक्स्ड एसेट है। किन किन को माइनस करेंगे, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट या व्यापार से बाहर विनियोगों की राशि को, कि आपने अपने बिजनेस से अलग जाकर कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस अमाउंट को आप माइनस कर दोगे। आपके जो व्यापारिक उद्देश्यों के अतिरिक्त
जो आपका जो बिजनेस कर रहे हो उसके अलावा अगर आपके कोई और उद्देश्य हैं तो दिए गए ऋण एवं अग्रिम भुगतान की राशि को भी आप माइनस करोगे, क्योंकि आपके जो व्यापार के उद्देश्य जो आप बिजनेस रन कर रहे हो उसके अलावा आप अपने पैसे का प्रयोग कहाँ कर रहे हो, लोन देने में और उसकी एडवांस पेमेंट करने में, तो उसको आप माइनस कर दोगे। निष्क्रिय अनयूज्ड और आइडल एसेट्स, संपत्तियों की राशि को, जो एसेट्स जैसे काम में नहीं आ रही है उनकी अमाउंट को भी आप माइनस कर दोगे। अमूर्त एवं इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इनका कोई मूल्य नहीं है, यदि इनका कोई रियलाइज्ड वैल्यू है भी तो उसे आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से नहीं घटाया जाएगा। दैट मीन्स कि आपको अगर कोई गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट की कोई वैल्यू दे भी रखी है तो आप इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट में से उसको माइनस नहीं करोगे, ठीक है। उसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस नहीं करोगे, चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी दे रखी हो। आपकी जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स, उन पर भी उन अमाउंट को भी आप माइनस करोगे। आप उन्हें फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दोगे, जबकि आपकी अमूर्त, इंटेंजिबल और अदृश्य संपत्तियों को माइनस नहीं करोगे। पूंजीगत चालू कार्य, इनको माइनस करना है और आपके असामान्य देनदार और सामान्य आवश्यकता से अधिक रोकड़ या बैंक शेष, इनको भी माइनस करना है, ठीक है। बस इसमें सब चीज़ों को आपको माइनस करना है, पर एक चीज़ है, अगर इनकी वैल्यू भी दे रखी है तो और इनका कोई रियलाइज्ड वैल्यू है तो उसे विनियोजित पूंजी में से नहीं घटाया जाएगा, बाकी सबको माइनस करोगे, ठीक है। तो ये था आपका ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय।